अनुसूचियां मूलतः प्रत्यावर्तन के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर आज 12 तक हो गई है। ये अनुसूचियां अनुपूरक विस्तार के रूप में दिए गए वक्तव्य हैं, जिन्हें संविधान में दिया गया है, जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते हैं, जहां ये आवश्यकता अनुभव की गई कि किसी अनुच्छेद को विस्तृत रूप से व्याप्त करना चाहिए, तो उस उद्देश्य के लिए अनुसूची जोड़ दी गई, जो निम्नवत हैं। अनुसूची 1। इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की व्याख्या की गई है, जिसमें भारत और उसका संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। इनमें उन सभी 28 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिससे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण होता है। अब्बास शाही मस्तक मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक कि भारत के किसी भी भूभाग का नाम इस अनुसूची में अंकित है, यह भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश निम्न हैं। विद्यार्थियों, इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये मैं आपको करंट में पढ़ाऊंगा। तो आइए जो इसमें लिखा है वो देख लेते हैं। बिहार पटना, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, कर्नाटक बंगलौर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, मिजोरम आइजोल, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, उत्तराखंड देहरादून, झारखंड रांची। 7 केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानी: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली सिलवासा, दमन और दीव दमन, लक्षद्वीप कवरत्ती, पांडिचेरी पांडिचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली। विद्यार्थियों, राज्य राजधानी में जो बदलाव हुए हैं वो मैं आप लोगों को करंट में पढ़ाऊंगा। तो आइए आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची। अनुसूची 2। इसमें 4 भाग हैं। अ, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल का वेतन। ब, अब इसको हटा दिया गया है। पूर्व में इसमें सभी संवैधानिक उच्च पदाधिकारियों के वेतन दिए गए थे। स, स्पीकर के वेतन एवं सेवा शर्तें, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उप सलाहकार के प्रावधान हैं। द, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं आवास का निर्धारण प्रावधान। न, महालेखा सीएजी के कार्य वेतन एवं सेवा शर्तें आदि का प्रावधान। अनुसूची 3। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान
दिया गया है। जब वो लोक पद पर नियुक्त होते हैं तो वे ईश्वर अथवा आत्मा के नाम पर शपथ लेते हैं। भिन्न प्रकार के शपथ के प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि संविधान में सभी पदाधिकारियों के लिए अग्रिम पद तालिका एवं पद स्वापन निर्धारित किया गया है। भिन्न कार्यकारी भिन्न कार्य करते हैं। भिन्न पदों पर गोपनीयता की कार्य संस्कृति आवश्यक होती है। अतः इसमें निम्नलिखित की शपथ प्रक्रिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गवर्नर, संघ सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद एवं विधायक। अनुसूची 4, इसमें 28 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा शामिल नहीं है, जिसका उद्देश्य है एसटी के हितों का संरक्षण करना। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियों के अनुसार संघ सरकार के एसटी क्षेत्र पर प्रभावी हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह एक प्रतिवेदन में किसी क्षेत्र को अधिसूचित घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं। आदेश के अनुसार राज्यपाल एक जनजातीय परिषद बना सकते हैं, जिसमें कि उस क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। इसे जनजातीय स्वायत्त परिषद कहते हैं। टीएसी को यह अधिकार है कि वह जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के संदर्भ में राज्यपाल को नोटिस दे सके। राज्यपाल ये सूचना जारी कर सकते हैं कि राज्य की विधायिका की राज्य की सरकार उस अधिसूचित क्षेत्र के लिए कोई सरकार बना सकती है या नहीं। राज्यपाल को यह अधिकार भी है कि शांति तथा विधि व्यवस्था के संरक्षण के लिए तथा अच्छे अभिशासन हेतु उस अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी कार्य व्यापार पर प्रतिबंध, विनिमयन या भू संपदा के उपयोग का निर्धारण कर सकते हैं। अनुसूची 6, इस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों के राज्यपालों को यह अधिकार है कि स्वायत्त जिला परिषद बना सकते हैं। इन राज्यों में जनपद स्तर के अतिरिक्त कोई अन्य भी क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद बनाई जा सकती है। ऐसी परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सीधे इस क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्धारित होंगे। राज्यपाल इस जिला परिषद में 4 लोगों को नामित भी कर सकते हैं। डीएसी जिला स्वायत्त परिषद को जेलों के आवंटन कार्य प्राप्त हैं। जनजातियों के लिए भूमि का उपयोग निर्धारित कर सकते हैं। वह किसी भी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली के अनुसार डीएसी को विधि बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। डीएसी के पास
सीमित न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर इनके बीच होने वाले विवादों का निष्पादन भी डीएसी द्वारा किया जा सकता है। इन मामलों में जिनमें डीएसी ने निर्णय दिया हो, अपील की सुनवाई नहीं करेंगे। अतः अनुसूची 5 और 6 में निम्नलिखित अंतर देखे जा सकते हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अंतर। अनुसूची 5, अनुसूची 6। अनुसूची 5 पहला, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर शेष भारत के सभी अधिसूचित क्षेत्रों के लिए लागू। अनुसूची 6 पहला, केवल इन्हीं जनजाति राज्यों के लिए लागू। अनुसूची 5 दूसरा, टीएसी का प्रावधान। अनुसूची 6 दूसरा, डीएसी का प्रावधान। अनुसूची 5 तीसरा, टीएसी एक गैर निर्वाचित संस्था है। अनुसूची 6 तीसरा, डीएसी एक निर्वाचित संस्था है। अनुसूची 5 चौथा, टीएसी के पास मात्र संस्तुतिकारी शक्तियां हैं। अनुसूची 6 चौथा, डीएसी के पास स्थानीय स्तर पर वास्तविक एवं व्यवहारिक कार्य अधिकार हैं। अनुसूची 5 पांचवा, टीएसी के पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। अनुसूची 6 पांचवा, डीएसी के पास अर्ध न्यायिक अधिकार हैं। अनुसूची 5 छठा, जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, संसद द्वारा पारित अधिनियम ऐसे सभी क्षेत्रों पर सामान्य रूप से प्रभावी होंगे। अनुसूची 6 छठा, संसद द्वारा पारित नियम अधिनियम इन क्षेत्रों पर प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। अनुसूची 7, यह संघ और राज्य स्तर पर सरकार के कार्यों से संबंधित है। इनमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन अनुसूचियों में जो विषय दिए गए हैं उसी के अनुसार संघ और राज्य सरकारें कानून पारित कर सकती हैं या अन्य कोई कार्य कर सकती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय: संघ सूची 98 विषय, जनगणना, रेलवे, डाक व तार, सैन्य प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शांति एवं सुरक्षा, समुद्री यातायात, शेयर बाजार, वायुमार्ग, युद्ध, परमाणु ऊर्जा, टेलीफोन, नोट व मुद्रा, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, बीमा, बैंकिंग, विनिमय पत्र, आरबीआई, चेक, मापतौल आदि। राज्य सूची 62 विषय, रेलवे, पुलिस, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, परिवहन, गैस, खनिज, सिंचाई, खाने, शराब यानी आबकारी, कृषि, विद्युत, भूमि सुधार आदि। समवर्ती सूची 52 विषय, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया संहिता, परिवार नियोजन, अपराध प्रक्रिया, विद्युत, आर्थिक नियोजन आदि। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया।
अनुसूची 8, यह अनुच्छेद 344 और 351 से जुड़ा है। इनमें उन 22 क्षेत्रीय भाषाओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें शासकीय दर्जा दिया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषा का महत्व यह है कि इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। इससे संघ और राज्य द्वारा आधारिक व संचार की भाषा बनाया जा सकता है। इन आशाओं के प्रचार प्रसार और विचार के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इन भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अलग से योजनाएं एवं वित्तीयन किया जा सकता है। 9वीं अनुसूची, अनुसूची 9, स्वतंत्रता के बाद जब संसद द्वारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया तब 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अर्थात इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें संशोधन द्वारा भूमि सुधार विधियां जोड़ी गईं। अनुच्छेद 31 क ख ग में जोड़ी गई हैं और यह कहा गया है कि यदि कोई भी कानून इसके अंतर्गत रख दिया जाता है तो न्यायालय को उसके समीक्षा का अधिकार नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती 1973 के निर्णय में न्यायालय ने यह घोषणा किया कि बुनियादी ढांचा के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा है जिसे निरसित, संशोधित और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 2007 में भी सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय का असमर्थन कर दिया और कहा कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक अधिनियम की समीक्षा का अधिकार है। अतः 9वीं अनुसूची निष्प्रयोज्य हो गई है तथा अन्य सभी विधियां जो केशवानंद भारती निर्णय के बाद पारित किए गए हैं, अर्थात 24 अप्रैल 1973 से उन सभी की समीक्षा की जा सकती है, चाहे वो इन अनुसूची के अंतर्गत हो या नहीं। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल वेद सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जीएस के सभी पार्ट, सीसेट के सभी पार्ट इसी तरह से आपके सामने पेश करने वाला हूं और सभी नोट्स हैंड राइटिंग रहेंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी नोट्स को सही तरीके से बनाया हूं या नहीं, मेरी फाइल आप लोगों को कैसी लगती है। तो आइए आगे देखते हैं अनुसूची 10। इसे 1985 में जोड़ा गया जिसमें दल बदल निरोधक कानून दिया गया। इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, अनुसूची 11, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 1 अप्रैल 1993 से यह प्रभावित हुआ। इसका संबंध नगर पालिका से संबंधित है।
जिसमें कि 18 विषय दिए गए हैं। अनुसूची 12 इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और यह 1 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसका संबंध ग्राम पंचायत से है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। 1 न्यायाधीश एकल पीठ, 2 न्यायाधीश खंडपीठ, 3+ न्यायाधीश संवैधानिक पीठ, 9+ न्यायाधीश पूर्ण पीठ। भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक प्रोफेसर त्रिपाठी व अन्य, संघात्मक डी बसु, अर्धसंघात्मक केसी वीयर। अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान के विपरीत भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में स्पष्टता एवं सर्वमान्यता का अभाव है। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है और अमेरिका का संविधान संघात्मक है, लेकिन भारतीय संविधान के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। उदाहरण, प्रोफेसर त्रिपाठी यह एकात्मक है, डी बसु यह संघात्मक है। केसी वीयर ने पहली बार भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया। अमेरिका विश्व का प्रथम संघात्मक राष्ट्र है, जिसने 1787 में इस तरह की राज्य व्यवस्था अपनाई थी। बावजूद इसके आज तक एकात्मक और संघात्मक के विषय में वैश्विक आधार पर कोई भी एक सामान्य परिभाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। आधार यह है कि विश्व के कोई भी 2 संविधान एक दूसरे के समान प्रतिरूप या जुड़वा नहीं हो सकते, क्योंकि वे अलग अलग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रचनाओं में जुड़े होते हैं। अतः जो कहते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है, उनके तथ्य द्वैत राज्य व्यवस्था, सरकार के 2 ध्रुव संघ और राज्य, ये एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं पूरक हैं। संघ और राज्यों में शक्ति और प्राधिकार का स्पष्ट विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, जो संघ और राज्य सरकारों के कार्य विषय स्पष्ट रूप से निर्धारण करते हैं। उदाहरण, संघ सूची 98 विषय, राज्य सूची 62 विषय, समवर्ती सूची 52 विषय। संविधान की सर्वोच्चता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के समतुल्य हैं और संविधान सर्वोपरि है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधायिका भी सहभागी है। एकमात्र संघ द्वारा एकतरफा संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 में इसकी स्पष्ट और निर्धारित पद्धति है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जिसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, इसलिए वह विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया है कि जनादेश भी संविधान से ऊपर नहीं है। संघात्मक राज्य व्यवस्था के सभी लक्षण होने के बावजूद इसमें केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्तियां हैं, जो इसे अधिक एकात्मक बना देती हैं। उदाहरण, एकल नागरिकता। नागरिकता राज्य सरकार नहीं दे सकती, यह एक मात्र संघ विशेष अधिकार है।
अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन का अंतिम निर्धारण एकमात्र संघ द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची का विषय संघ में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत होकर संसद में पारित हो जाए। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के सभी विषयों पर संघ को ही विधायन का अधिकार है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 अथवा अधिक राज्य संघ से आग्रह करे तो इन राज्यों के लिए वह कोई भी कानून बना सकती है जब तक स्वयं संसद ही इसे न समाप्त करे, जैसे कि ULCRA अर्बन लैंड सेलिंग रेगुलेशन एक्ट नगर भूमि हकबंदी विनयन अधिनियम। इसे पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए संघ ने 1975 में पारित किया, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 253 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते के क्रियान्वयन के लिए संघ द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, चाहे राज्य उसका विरोध ही क्यों न कर रहा हो। उदाहरण, पश्चिम बोंगा के विरोध के बाद भी 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को स्थानांतरित। अनुच्छेद 312 में एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है जो राज्यों में कार्य करेगी, जिस पर अंतिम अधिकार व नियंत्रण संघ का होगा। यदि इस आशय का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत हो और संसद द्वारा तदोपरांत पारित किया जाए। उदाहरण, जैसे कि 1968 भारतीय वन सेवा। अनुच्छेद 352 से 360 समस्त आपातकालीन प्रावधान एकमात्र संघ में ही निहित है। अनुच्छेद 368 में अंततः संघ की इच्छा शक्ति ही संविधान संशोधन का निर्धारण करेगी। इतना ही नहीं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में सशस्त्र सैनिक एवं अर्धसैनिक की तैनाती, राष्ट्रीय हित में भूमि का अर्जन तथा अवशिष्ट शक्तियों के विधायन का अधिकार संघ में ही निहित है। अतः यह कहना है कि भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है, न्यायाच्युत नहीं है। यह स्व उत्पन्न संघ है जो अमेरिका की तरह पूर्णतः संघ नहीं है। संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि भाग 1 के अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अतः भारत के समस्त राज्य अविभाज्यकारी संघ की अविभाज्यकारी इकाइयां हैं। राष्ट्र राज्य का निर्माण, क्षेत्र, विष यानी लोग, शासक, दंड, अमात्य, दुर्ग, कोष, बाद में 2 और जुड़ा, सेना और सहयोगी। अतः इन सब के मिलने पर एक राष्ट्र राज्य बनता है। राज्य की सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया। किसी भी राष्ट्र निर्माण में क्षेत्र 3 प्रकार का हो सकता है। पहला मौलिक क्षेत्र, दूसरा अर्जित क्षेत्र, तीसरा विस्तृत क्षेत्र। जैसे कि भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत
इंडिया। ब्रिटिश भारत। दूसरा, देसी रियासतें 552। तीसरा, जनजातीय भारत। पहला, ब्रिटिश भारत अ ब स द, 4 भाग में विभाजित। सरदार पटेल ने इन सब को मिलाकर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बना दिया। 7th CAA 1956 प्रथम पुनर्गठन अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी भी देश में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला, मौलिक क्षेत्र। दूसरा, अर्जित क्षेत्र। तीसरा, विस्तृत क्षेत्र। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनका नाम संविधान की अनुसूची 1 में वर्णित है। अर्जित क्षेत्र किसी भी देश का वह हिस्सा होता है जो युद्ध, संधि अथवा समझौता या भूतात्विक परिवर्तन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों को 1960 में भारत सरकार द्वारा युद्ध में परास्त करके अर्जित किया गया है। माहे, करिकाइल, यमन तथा वर्तमान पुडुचेरी के निकटवर्ती क्षेत्र को फ्रांसीसी सरकार से समझौता के फलस्वरूप प्राप्त किया 1960 में। आज भी वे व्यक्ति जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश के नागरिक थे, फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव व अन्य चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। सिक्किम को गंगटोक के राजवंश चोग्यान से एक समझौते के फलस्वरूप प्राप्त किया। ये सभी अर्जित क्षेत्र के उदाहरण थे जो भारत के मौलिक क्षेत्र बन चुके हैं। इसी प्रकार अंटार्कटिक क्षेत्र भी भारत सरकार द्वारा अर्जित कर लिया गया था तथा वहां 3 भारतीय स्टेशन बना दिए गए जो निम्नवत हैं: दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988-89, भारती 2010। इसी प्रकार आर्कटिक क्षेत्र भी भारत सरकार द्वारा अर्जित किया गया और भारत का प्रथम स्टेशन वहां बनाया गया, जिसका नाम हिमाद्री 2008 है। इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक का क्षेत्र केवल वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान, मानव कल्याण तथा विकास के लिए प्रयुक्त किए जाएं और कोई भी देश इनको अपना मौलिक क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते। 1962 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा एक अन्य समझौता पारित किया गया, जिसमें कि बाध्य आंतरिक क्षेत्र को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह व अंतरिक्ष को विश्व के किसी एक देश द्वारा अर्जित नहीं किए जा सकते। वहां अंतरिक्ष अभियान, शोध एवं अनुसंधान, प्रक्षेपण यान इत्यादि वैज्ञानिक विकास एवं मानव कल्याण के लिए भेजा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय देश का राजनीतिक एकीकरण एक बड़ी व्यापक समस्या थी, क्योंकि भारत कई राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बटा था। प्रधानतः ब्रिटिश भारत, देसी रियासतों का भारत तथा जनजातीय भारत को कैसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में एकीकृत किया जाए, इस उद्देश्य के लिए
स्वतंत्रता के ठीक बाद प्रयास शुरू हुआ, जिसका ऐतिहासिक कालक्रम निम्नवत दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वेद सर ऑफिशियल। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जो फाइल बनाया हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को कैसी लगी। जून 1948 एलपीसी भाषाई प्रांत आयोग न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो सकता है, क्योंकि उस समय देश के भिन्न हिस्सों में भाषायिक आंदोलन चल रहे थे, जिसमें कि अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन किए जाने की मांग की गई। दिसंबर 1948 एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दिया और सुझाव दिया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। अतः सरकार दुविधा में आ गई। इस समस्या से समाधान की ओर जाने हेतु कांग्रेस ने जेवीपी समिति का गठन किया, जिसमें दिग्गज नेता सदस्य थे जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभ सीतारमैया। 1953 इसी बीच भारत में तेलुगु भाषिक क्षेत्र हिंसक हो उठा, जब एक कार्यकर्ता पोटू श्री रामलू की आमरण अनशन में मृत्यु हो गई। शुद्ध भावनाओं को शांत करने के लिए तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, जो स्वतंत्रता के बाद देश का प्रथम भाषाई प्रांत बना। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। नोट: ओडिशा देश का प्रथम भाषाई प्रांत है। 1936 आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भारत सरकार ने देश के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली तथा अन्य 2 सदस्य के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ने की। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपता राज्य के गठन का आधार हो सकता है। अतः भाषा राज्य का गठन करने का एक आधार है, एकमात्र आधार नहीं है। प्रशासनिक सुविधा तथा आर्थिक संवहनीयता को अन्य कारकों पर वरीयता देनी चाहिए। ये स्थानीय नागरिकों और क्षेत्र के हित में होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ये राज्य निर्माण के 4 दिशा निर्देश सिद्धांत बन गए तथा परिणामतः संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित कर दिया, जिसे भारत का राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हो गया। इसके प्रावधानों के अनुसार समस्त भूभाग को 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया तथा उस समय के सभी अन्य वर्गीकरण समाप्त कर दिए गए। तब से आज तक पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उदाहरण के लिए 1960 महाराष्ट्र और गुजरात,
बंबई प्रांत से 2 नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बना दिए गए। 1961 दादर और नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जो उस तिथि से अब तक इसी क्षेत्र में है। 1962 गोवा, दमन और दीव को अंततः और पूर्णतः भारत में मिला लिया गया और भारत का संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 पुडुचेरी तथा निकटवर्ती क्षेत्र फ्रांसीसी से अर्जित तथा संघ शासित क्षेत्र हुए। 14वां संविधान संशोधन 1963 नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया। 1971 हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बनाया गया। 1972 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 सिक्किम को संघ शासित क्षेत्र के रूप में अर्जित किया गया और 1975 में भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र को छोड़ते हुए क्रमशः भारत के 23वें, 24वें और 25वें राज्य घोषित किए गए। 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड क्रमशः भारत के 26वें, 27वें एवं 28वें राज्य बनाए गए। अनुच्छेद 3 राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान दिया गया है, जिसमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल है। विधिक दृष्टि से पुनर्गठन का अर्थ किसी भी एक बड़े राज्य को 2 या अधिक हिस्सों में बांट दें, किसी भी 2 या अधिक छोटे राज्य को मिलाकर एक कर देना, किसी भी राज्य के सीमा का विस्तार, किसी भी राज्य के सीमा का संकुचन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन। अतः निम्नलिखित नाम परिवर्तन राज्य पुनर्गठन के अधीन आता है। पहला, यूनाइटेड प्रोविजन उत्तर प्रदेश 1950। दूसरा, मद्रास राज्य से तमिलनाडु 1969। तीसरा, मैसूर राज्य से कर्नाटक 1973। चौथा, संघ शासित क्षेत्र मिनिकाय, लैकेद्वीप तथा अमीन देवी और लक्षद्वीप। पांचवा, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992। असम से असोम 2006। सातवां, पांडिचेरी से पुडुचेरी 2008। आठवां, उड़ीसा से ओडिशा 2009। नौवां, उत्तरांचल से उत्तराखंड 2010। 10वां, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बोंगा 2011। नोट: किसी भी प्रकार से गांव, नगर या जनपद के नाम में परिवर्तन राज्य पुनर्गठन नहीं है और इसके लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसे राज्य सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किसी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 के अनुसार पुनर्गठन की प्रक्रिया निम्नवत है। इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जो सदैव एक सरकारी विधेयक के रूप में ही होगा। इस आशय का प्रस्ताव रखने के लिए राष्ट्रपति की
पूर्वानुमति आवश्यक है। तीसरा, राष्ट्रपति इसे अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकार के पास भेजेगी ताकि राज्य का भी दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके। यह बिंदु यह है कि राज्यों से सम्मति प्राप्त की जाती है, सहमति नहीं। चौथा, संबंधित राज्य अपना दृष्टिकोण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही प्रस्तुत करेंगे। यदि वे चाहें तो राष्ट्रपति से कुछ अन्य समय की मांग कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। पांचवां, निर्धारित अवधि के बाद संबंधित राज्य की सम्मति सहित अथवा रहित विधेयक दोनों सदनों में एक एक कर प्रस्तुत किए जाए और यदि साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो पुनर्गठन प्रभावी हो जाएगा। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जो फाइल बनाया हूं और जो वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को कैसी लगी। विद्यार्थियों, मैं वेदभूषण तिवारी आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फाइल IAS और PCS मेंस के लिए लिखी गई है और पर्याप्त है ये प्री के लिए भी, अर्थात संविधान, प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए ये है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। छठा, स्वयं राज्य भी पुनर्गठन की प्रक्रिया का पहल कर सकते हैं। यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया तो इसे संघ में प्रेषित किया जाता है। यदि संघ इसे स्वीकार करे तो उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसा कि नवंबर 2011 में उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश को 4 नए राज्यों में बांट देना चाहिए। पहला बुंदेलखंड, दूसरा हरित प्रदेश, तीसरा पूर्वांचल, चौथा अवध प्रांत। हालांकि संघ के गृह सचिव RK सिंह ने संघ सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 8 आपत्तियों सहित वापस कर दिया। बड़े बनाम छोटे राज्य। देश के भिन्न भागों में राज्यों की मांग और आंदोलन होते रहे हैं। उदाहरण के लिए A विदर एवं मराठवा महाराष्ट्र, B गोरखालैंड पश्चिम बंगाल, C उदयाचल एवं बोडोलैंड असोम, D सौराष्ट्र कच्छ गुजरात, E रायलसीमा एवं तेलंगाना आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर में भी राज्य के त्रिभाजन की मांग की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लेह तथा लद्दाख क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र इन्हें राज्य बनाकर कश्मीर घाटी से अलग कर देना चाहिए। इससे आतंकवाद में अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी तथा लेह लद्दाख में बौद्ध बहुल जनसंख्या और जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुल जनसंख्या कश्मीर घाटी की अल्पसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या के विरुद्ध भेदभाव का आरोप न लगा पाए। यह आक्रोश या असंतुष्टि का एक साझा कारण है कि स्थानीय नागरिक अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखे गए हैं तथा मत बैंक की राजनीति और पुष्टिकरण ने राजस्व वित्तयन और सरकारी नौकरियों में कश्मीर घाटी के लोगों को वरीयता और प्रधानता ने जम्मू तथा लेह लद्दाख के
बड़ी जनसंख्या के व्यापक हितों और अधिकारों को क्षति पहुंचाई। अतः आधारभूत तथ्य यह है कि नागरिक अलग राज्यों की मांग तब करते हैं जब उन्हें लंबे समय तक दबाया जाता है और उन्हें अनवरत उनके राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अतः विकास एवं राजनीतिक अभिशासन में सहभागिता ऐसे राज्यों के मांग के पीछे प्रमुखतः बड़े राज्य, अभिशाप या वरदान। विद्यार्थियों, इसमें करंट की जो चीज़ें बदली गई हैं वो एग्ज़ाम नज़दीक आने पर मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए आप चिंता न करें। इसमें करंट की चीज़ें तो हमेशा बदलती रहती हैं। करंट को आपको करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मैं वेदभूषण तिवारी आपसे वादा करता हूं कि इसमें बताई गई बातों को आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। आप मेंस में बहुत अच्छा करके आएंगे, पर करंट पे आपको विशेष ध्यान देना है, उसे बदल कर पढ़ना है, बदल कर लिखना है। कई तर्क राज्यों के बड़े आकार के विरुद्ध हैं। ए, इनका प्रशासन करना कठिन कार्य है। बी, ये सरकार और नागरिक के मध्य दूरी को बढ़ा देता है। सी, ये राज्य और उसकी जनता के बीच अंतर संपर्क को घटा देता है। डी, इससे प्रशासन की लागत और असुविधा बढ़ जाती है, क्योंकि मुख्यालय से गांव की दूरी बढ़ जाती है। इसी के साथ इस मामले का तथ्य यह है कि न तो यह आसान है और न ही सलाहकारी की छोटे राज्य बनाए जाएं, क्योंकि नए राज्य गठन हेतु भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। राज्य सचिवालय, उच्च न्यायालय, सरकारी भवन, व्यापक आधार संरचना का निर्माण करने के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि पहले से ही बोझिल और बड़े राज्यों को राजकोषीय घाटे को और बढ़ा देती हैं। कई विधिक और जटिल मुद्दे होते हैं जो या तो विवाद का विषय बन जाते हैं या लंबे समय तक उनका समाधान नहीं हो पाता, जैसे कि ए, राजधानी का निर्णय, बी, पुराने और नए राज्यों में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का निपटारा, सी, भूमि अधिग्रहण की समस्या, डी, राज्य कर्मियों का आवंटन, स्थानांतरण एवं संवर्ग निर्धारण, ई, बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती इत्यादि। विकास के नाम पर बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, संसाधनों की लूट पर्यावरण और पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाती है। जून 2013 की उत्तराखंड की भयावह एवं त्रासदपूर्ण बाढ़ इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि अनियोजित विकास और मनुष्य का लालच कितने भयावह त्रासद परिणाम दे सकते हैं। पूर्व में भी जनजाति राज्य के रूप में झारखंड का सृजन लोकतंत्र और विकास का सृजन माना गया, जो एक दुखद दुस्वप्न बनकर सामने आया। अतः छोटा सदैव अच्छा हो आवश्यक नहीं। अतः प्रत्येक क्षेत्र में जहां राज्य की मांग की जा रही है, सार्वभौमिक, स्वनिर्मित, स्वघोषित समाधान नहीं हो सकता। इसे अलग अलग संदर्भों में देखना होगा। राज्य का निर्माण एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन होने के कारण दूरी या बड़े भौगोलिक क्षेत्र अब अर्थहीन हो गए हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से न सिर्फ सरकार नागरिक संपर्क सुदृढ़ किया जा सकता है,
बल्कि खुलापन, पारदर्शिता और अभिशासन में उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः दिशा निर्देश सिद्धांत सुशासन है, न कि आकार। यदि छोटे राज्य अकृष्ट प्रशासित हैं और बड़े राज्यों का सुशासन अच्छा है तो आकार पर बहस अर्थहीन हो जाएगा। ये सटीक समय है भारत सरकार को द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए, जबकि पहला 1956 में बना था। जैसा कि उसने द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, क्योंकि प्रथम का गठन 1966 में किया गया था। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसमें विधि के विद्वान, विकास और नियोजन के विशेषज्ञ, नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय के लोग तथा संबंधित क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व, यह सभी मिलकर विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी मांगों को एक एक कर विचार कर निर्णय ले। जल्दबाजी में और अनियोजित तरीके से इस दिशा में लिया गया निर्णय समस्याओं की श्रृंखला को जन्म देगा, जैसा कि तेलंगाना मामले में जोखिमपूर्ण निर्णय लिया गया। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। नागरिकता। किसी भी देश में राज्य व्यवस्था में नागरिकता का अध्ययन किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौन से विधिक अधिकार किन व्यक्तियों को प्राप्त हो, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्ट अधिकार होते हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं, अन्य को नहीं। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार जो निम्नलिखित अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15 में अर्थात भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति सहित सभी मौलिक स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 29 में शिक्षा और संस्कृति से जुड़े अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार। इन मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य संवैधानिक और विधिक अधिकार हैं जिनका प्रयोग केवल नागरिक कर सकते हैं। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सूचना का अधिकार तथा अन्य अधिकार जो विधायिका के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं इत्यादि। इतना ही नहीं, संविधान और सरकार में कुछ ऐसे उच्च पद हैं जिन पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद एवं विधायक, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकार। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत में किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच इस आधार पर कोई अंतर नहीं है कि वह जन्मजात भारतीय नागरिक है या वह किसी विधि से नागरिकता प्राप्त की है। अतः नागरिक किसी भी देश के राजनीतिक समुदाय का एक पूर्णकालिक सदस्य है जिसे सभी विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार नागरिकता के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला जस सोलाई, धरती पुत्र,
भूमिपुत्र मृदा समृद्ध सिद्धांत। दूसरा जस संगुआइन रक्त संबंध सिद्धांत। नागरिकता से जुड़े प्रावधान विस्तृत रूप से संविधान में नहीं दिए गए हैं, बल्कि संसद को यह अधिकार दिया गया है जब जैसी आवश्यकता हो वह नागरिकता से जुड़े प्रावधान विनियमित कर सकती है। ऐसा इसलिए कि विभाजन के कारण कुछ प्रावधान पहले ही लागू कर दिए गए और संविधान क्रियान्वयन तक प्रतीक्षा नहीं की गई। निम्न से जुड़े प्रावधान नागरिकता, अंतरिम संसद, आपातकाल, निर्वाचन, कराधान। अतः वर्तमान में नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार भारत की नागरिकता निम्न लोगों में होती है: जन्म से, अधिवास से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भारत में नए क्षेत्रों के विलय से। नागरिकता का समापन भी निम्नवत हो सकता है: परित्याग से, अपवंचन से, विघटन से। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जन्मजात नागरिकता प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता का अपवंचन या विघटन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से या उससे अधिक समय से लापता है तो उसे मृत मान लिया जाएगा और उसके नागरिकता से जुड़े सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। यदि वह वापस लौटता है तो पुनः अपनी पहचान सिद्ध करने और लापता होने के कारण बताने से उसकी नागरिकता से जुड़े अधिकार बहाल होंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो पेश करता हूं और इन फाइलों को मैं आप सब के लिए लिखता हूं ताकि आप सब आसानी से अपने कंपटीशन में सफल हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी फाइल को कैसा लिखता हूं और वीडियो आपको कैसी लगी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसका अर्थ है राज्य सरकारें नागरिकता प्राप्त नहीं करती। ये अधिकार केवल संघ सरकार का है तथा भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी राज्यों में भारत के नागरिकों को समान अधिकार है। नागरिकता में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर बहुल नागरिकता मानदंड नागरिकता के रूप में प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षरण। यदि कोई देश किसी विदेशी को राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त करता है तो उसे नागरिकों के समान दर्जा दे दिया जाता है, जो अपनी मूल नागरिकता भी बनाए रख सकता है। उदाहरण के लिए जब पवित्र धर्म गुरु दलाई लामा 1958-59 में अपने हजारों समर्थकों के साथ भागकर भारत आ गए, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था तो इन सभी को भारत में राजनीतिक सुरक्षा और शरण
प्रदान की। संस्कृति एवं सद्भावना राजदूत। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य कोई देश किसी भी व्यक्ति को संस्कृति और सद्भावना राजदूत घोषित कर देता है तो उन्हें अन्य देशों की भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन को 60 से अधिक देशों की नागरिकता प्राप्त, स्वर्गीय पंडित रविशंकर 100 से अधिक देशों की नागरिकता प्राप्त इत्यादि। आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष। यदि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित हैं तो एक सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला जो 1989 में बतौर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। अब तक 3 बार CIA 1955 संशोधित किया जा चुका है। पहला संशोधन 1986। यदि एक भारतीय महिला नागरिक किसी विदेशी पुरुष नागरिक से बिना विवाह किए शिशु को जन्म देती है तो शिशु को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए वीवी रिचर्ड्स वेस्टइंडीज और नीना गुप्ता भारत का रिश्ता। दूसरा संशोधन 1992। यही अधिकार विदेशी महिला नागरिक को भी दे दिया गया यदि वह बिना विवाह किए भारतीय पुरुष से शिशु को जन्म देती है तो शिशु को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए आमिर खान और गोल्डिहान का रिश्ता। तीसरा संशोधन 2003 OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भारत की समुद्र पारी नागरिकता। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के व्यक्ति। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन अनिवासी अप्रवासी भारतीय। DC ड्यूल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता। भारतीय डायस्पर इंडियन डायस्पर 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई जिसमें कि PIO और NRI को भारतीय नागरिकों के समान कुछ अधिकार दिए गए ताकि वे भारत में निवेश कर सके। यह विचार तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी का मस्तिष्क शिशु इसकी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए श्री सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया जिसमें OCI का विचार प्रस्तुत किया गया। PIO भारतीय मूल के उन व्यक्तियों का सामूहिक नाम है जिनके पूर्वज कम से कम 4 पीढ़ी पूर्व विदेशों में जाकर बस गए, अतः वर्तमान में वे भारत के नागरिक नहीं हैं तथा उस देश के राष्ट्रीय और नागरिक हैं जहां वो रह रहे हैं, जबकि NRI भारतीय नागरिक हैं जो सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह से अधिक विदेशों में प्रवास करते हैं। OCI वह दर्जा है जो PIO और NRI को दिया जाता है ताकि उन्हें भारतीय नागरिकों के समान कुछ अधिकार मिल सके।
इस उद्देश्य के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया, समुद्र पारी मामलों का मंत्रालय, जो इस आशय के आवेदन पत्र स्वीकार करता है, इससे जुड़े सभी मामलों की देखभाल करता है और OCI का दर्जा देता है। एक प्रकार से OCI भावनाओं और अर्थ का समीकरण है। सिंधवी समिति सिफारिशों के आधार पर 2003 में तृतीय संशोधन पारित किया गया, जो OCI से जुड़ा है, जो प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोहरी नागरिकता के रूप में प्रचलित है, जो तकनीक और विधिक रूप से सही नहीं है। एक बार OCI दर्जा मिलने के बाद उसे निम्न अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भारत में निःशुल्क वीज़ा के साथ निर्धारित समय तक आने जाने का अधिकार, बहुल उद्देश्य के साथ भारत में अनिर्धारित समय तक रहने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और आवासित होने का अधिकार, जैसा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत के किसी भी क्षेत्र में यात्रा करने का अधिकार, जो भारतीय नागरिक के समान है, भारतीय नागरिक के समान स्वयं एवं संपत्ति की विधिक सुरक्षा, स्वयं एवं संपत्ति की विधिक सुरक्षा, कृषि और उत्पादक जमीन को छोड़कर चल अचल संपत्ति प्रबंधन और तकनीकी में निवेश करने का अधिकार, कृषि और उत्पादक जमीन को छोड़कर चल अचल संपत्ति प्रबंधन और तकनीकी में निवेश करने का अधिकार, भिन्न शैक्षणिक संस्थानों में वरीयता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार। OCI को निम्नलिखित अधिकार नहीं है: मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार और संविधान में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त का अधिकार, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यकों से जुड़े अधिकार। चीन के बाद भारतीय डायस्पर विश्व का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मॉरिशस, UAE, फिर नेपाल में रहता है। इन 3 शीर्ष देशों के अतिरिक्त वे समूचे विश्व में फैले हुए हैं, जिसमें कि USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सूरीनाम, फिजी, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, साउथ अफ्रीका, मालदीव, इथियोपिया, वियतनाम, गयाना, ट्रिनिडाड, टोबैगो आदि, जहां भारतीय भारी संख्या में PIO रहते हैं। ऐसे किसी भी देश के PIO OCI दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनके विरुद्ध कोई विधिक या आपराधिक प्रक्रिया लंबित नहीं है, वे किसी गैर कानूनी गतिविधि में सम्मिलित नहीं हैं। ऐसा करने पर उनके वर्तमान निवास राष्ट्र में कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। भारत के प्रति उनके योगदान का स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को PBD आयोजित किया जाता है। यह तिथि विशिष्ट रूप से इसीलिए चुनी गई है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन भारत आए थे। 7 जनवरी से प्रारंभ करके PBD 9 जनवरी को समाप्त किया जाता है, जो वर्ष 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। प्रथम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि
नवीन राम गुलाम मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। 11वें पीबीडी का आयोजन केरल के कोच्चि में 7 से 9 जनवरी को हुआ, जिसमें कि मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग मुख्य अतिथि थे। गत वर्ष 2012 में यह कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में हुआ था, जिसमें कि मुख्य अतिथि श्रीमती कमला प्रसाद विशेषण थी। 2010 में एक अन्य संशोधन CIA 1955 में किया गया, जिसमें कि NRI को मतदान का अधिकार दे दिया गया यदि उनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज है।